हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, पिछले दिनों बहुत सारी घटनाएं अभी हुई है। कुछ पे हम बात करेंगे। एक तो पहलगांव की घटना जो हुई थी, उसके बाद अभी भारत सरकार और सेना ने कल पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया और उनको ध्वस्त किए। उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। और एक और जो बड़ा काम मतलब बड़ी खबर है, वो ये है कि वो जो यशवंत वर्मा है और उनके घर पे जो आग लग गई थी और बोरे भर के नोट मिले थे, जिसको जल भी गए थे आधे। और उसमें उस समय तो लगा कुछ नहीं हो रहा है, बचा लिया है यशवंत वर्मा को। लेकिन इन हाउस कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी 3 जजेस की, 2 चीफ जस्टिस थे और एक मैडम थी, तो उन तीनों ने मिला करके जो रिपोर्ट दी है वो ये सीजेआई खन्ना को दे दी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और उसमें ये पाया गया है कि वो दोषी हैं, कल्पित हैं। यशवंत, वो रुपया जो था वो यशवंत वर्मा का ही था। इसका मतलब ये है कि यशवंत वर्मा ने मतलब न्याय को बेचा और उससे पैसा कमाया, लूट की। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि ऐसे केसेस में अभी तो खैर संजीव खन्ना जो भी फैसला लेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसे जो केसेस हैं, खास तौर से इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो विधायक, जो संवैधानिक पदों पर हैं लोग और जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है संविधान से, क्या उनको चोरी करने की या लूट करने की भी विशेषाधिकार है क्या? और अगर नहीं है तो उनके ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कार्रवाई आम जनरल होती है कि भाई एफआईआर लॉन्च कराओ, फिर उनकी इंक्वायरी हो, फिर उसमें जो भी वो आए उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ये संभव है हमारे देश में? मैं इस पर ज़्यादा बात करना चाहता था। तो और भी कोई ऐसा इशू होगा तो हम देखेंगे बीच में, लेकिन इन 2 विषय पे तो खास तौर से हम बात करेंगे। हम, मेरे साथ आज चौधरी साहब हैं, शंकर लाल जी चौधरी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो सब जानते हैं कि वो एमएल जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं प्रदेश के। और चंडालिया जी हैं, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया, जो अंग्रेजी विभाग में पढ़ाते थे संजीव कॉलेज में, और हमारे अखबार तो देख ही रहे, 30 साल से जो है वो संपादक हैं हमारा साथ से लग। तो हम तीनों जने आज इन दोनों घटनाओं पे खास तौर से चर्चा करेंगे। और मैं ये अपील करना चाहता था कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने और सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को भी बताएं कि ये महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो वीडियो बन रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। अच्छी हो तब भी बता सकते हैं, खराब हो तब भी बता सकते हैं। आपके कमेंट और आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं आगे। तो चौधरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हेमेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब मंच पे। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम दोनों घटनाओं पे चर्चा करना चाहते हैं। खास तौर से पहले पहलगांव पे करेंगे, और पहलगांव और ये जो कल सेना ने जो वापस बदला लेने की कार्रवाई की है, उनके जो ध्वस्त किए हैं, उसमें मैं विशेष तौर से ये चाहता था कि क्या ये यहाँ पर रुक जाएगा मामला या और आगे बढ़ेगा, और अगर युद्ध हुआ तो क्या स्थिति होगी। अच्छा, युद्ध ना हो
तो वो कैसे संभव है कि युद्ध ना हो, क्योंकि वो तो बदला तो लेंगे, वो भी वापस पाकिस्तान भी वापस करेगा, तो ये तो एंडलेस हो गया। एक बार हम करेंगे, फिर वो करेगा, फिर हम करेंगे, तो ये तो एंडलेस हो जाएगा। तो क्या बातचीत और ये जो कूटनीतिक है उसके द्वारा इस बात को, अब वो जो हो गया कि भाई ये हमने ध्वस्त कर दिए, ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, वो भी ठीक है। मैंने अभी अभी वीडियो बनाया था, मैंने उसमें ये भी कहा कि भाई ये इस तरह के हमले करने के बजाय कमांडो एक्शन होता और वो हाफिज मोहम्मद और वो जो दूसरा क्या नाम है मसूद, उसको पकड़ के लाते और उसके ऊपर एक्शन करते तो ज़्यादा बहादुरी का काम होता, बनिस्बत के ये मिसाइल से आप जो है झटके मार रहे हो खाली। लेकिन ये तो खैर अब सरकार के तय करने की बात है, सेना के तय करने की बात है। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इन सब चीज़ों पे, आप क्या सोचते हैं चौधरी साहब? देखिए, जो पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई वो तो सारे देश ने देखा और वो बहुत दुर्भाग्यजनक, और इसकी जितनी सभी देश के सभी लोगों ने उसकी आलोचना की है, भर्त्सना की है। हम लोग भी उसकी भर्त्सना पहले कर चुके हैं। इस मामले में इसमें कोई दो राय नहीं कि एक कश्मीर में ये जो समस्या थी और जो ये कहा जा रहा था कि धारा 370 इसके मूल में है, तो एक बात तो ये लगती है कि आतंकी घटना उसके बाद हुई, इसका मतलब है कि धारा 370 का हटाना जो था उसका आतंकवाद से इतना लेना देना तो नहीं था जितना दिखाया जा रहा था कि 370 खत्म होते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो एक तो ये बात मुझे लगता है कि इसमें होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि पहलगाम होने के बाद में होने के बाद जो देश की जनता ने जो एकता दिखाई और जो विमर्श आतंकी खड़ा करना चाहते थे या उनके इधर के सहोदर जो वैसी ही राजनीति करते हैं, वो जो धर्म के आधार पे बांटने का जो एक उनका एजेंडा लग रहा था, वो एक तरीके से देश की जनता ने विफल कर दिया। कश्मीरी जनता ने भी विफल किया और देश भर के जो दूसरे तमाम विपक्षी पार्टियां और सारा देश उस मुद्दे पे उन्होंने एकता दिखाई और धर्म के आधार पे विभाजन का जो एजेंडा था उसको विफल किया। तो ये एक उसका एक मुझे लगता है सकारात्मक संकेत भी दिखाई देता है उसमें। तीसरी बात जो पीछे छूट जाती है और जो नरेंद्र मोदी सरकार हर मामले में जिस पे हमेशा एक कवर डालने की कोशिश करती है, उसमें वो कहीं न कहीं सफल होगी लगती है। और वो ये है कि असल में ये हुई कैसे? आप तो कह रहे हैं कि वहाँ हमने इतना इंतजाम कर रखा है, हमने सारा पक्का इंतजाम कर दिया है, अब आतंकवादी वहाँ बिल्कुल आ नहीं सकते। लेकिन आतंकवादी आ भी गए और आतंकवादी हत्याएं करके 26 नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की हत्याएं करके चले भी गए। और अब ये भी लगता है कश्मीरी जनता जिस तरीके से उठ खड़ी हुई कि उनको कोई स्थानीय शरण भी नहीं थी। फिर ये कैसे संभव हुआ? ये जो इन्फॉर्मेशन है अब जो यहाँ वहाँ से कुछ मिल रही है, उसमें ये भी पता चल रहा है कि सरकार को उसका इनपुट था और इसीलिए प्रधानमंत्री ने वहाँ जाना, अपना दौरा भी एक कैंसिल किया बताते हैं। तो इससे स्पष्ट लगता है कि एक तरीके से सरकार के स्तर पे लापरवाही हुई है और इसके लिए सरकार में बैठे लोगों की अकाउंटेबिलिटी निश्चित रूप से निर्धारित होनी चाहिए और आगे किस तरह से इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस दुर्घटनाएं नहीं हो, एक तरीके से निर्दोष नागरिक उसमें मारे नहीं जाएं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके आगे को लेके जो 2 हफ्ते बाद जो एक तरीके से कार्रवाई हुई है, बदला लेने की कार्रवाई की, 26 हत्याओं का बदला हम हत्याओं से लेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तो ठीक है, ये बात तो सबक तो सिखाना चाहिए। क्योंकि कोई एक देश अगर मान लो दूसरे देश की जो सॉवरेंटी है उसकी अगर सम्मान नहीं कर रहा है और वहाँ आतंकवादी भेज रहा है, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। और देश ने भी, सरकार के साथ में विपक्षी पार्टियों ने, पूरा देश ने कहा कि भाई हम सरकार के साथ खड़े हैं। और जो हमें सूचना मिली है कि बहुत इनपुट्स के आधार पे कुछ ऐसे 9 जगहों पे ही ये कार्रवाई की गई है जो एक तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के अड्डे बने हुए थे। लेकिन अब जो इसका परिणाम हुआ है, ये हुआ है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पुंछ में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ उसके बाद में हमला हुआ है और सिविलियंस मारे गए हैं। और हमारी सरकार भले ही कह रही है कि उधर जो मारे गए हैं वो खाली
जो आतंकी अड्डे हैं उन्हीं पे हुआ, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ भी सिविलियंस की डेथ हुई होगी। और ऐसी सूचनाएं भी यहाँ वहाँ से सूचनाएं जो मिल रही हैं उसमें लग रहा है। अब एक वार हिस्टीरिया जो देश में सरकार और सरकार के समर्थक लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा मुझे लग रहा है इस देश में अभी भी है जो इसको, और वो ये केवल यहाँ नहीं है, वहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा लग रहा है। और वहाँ की सरकार ने भी जो एक तरीके से सारे चैनल बंद करके और वार हिस्टीरिया वहाँ भी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी तक हालांकि ये बात हुई नहीं, और कल या परसों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान पीछे हटेगा तो हम हटने को तैयार हैं। तो ये वो हटेगा या ये हटेगा, ये इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो आपस में बात करें, डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करते हुए करें, ताकि जो हो गया उसके आगे एस्केलेट नहीं हो। लेकिन इसमें पूरी इसकी संभावना मुझे लग रही है कि जिस तरह के लोग दोनों तरफ अभी सत्ता में हैं, वो इस बात में ये राजनीतिक रूप से एक संगठित सरकार के रूप में ये चाहते हुए भी कि ये आगे एस्केलेट नहीं हो, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो केवल दोनों देशों के लोगों के आगे के भविष्य को ही तय नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया में भी इसका प्रभाव हो सकता है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर तो इस तरह का है, अगर न्यूक्लियर बम का किसी ने भी इस्तेमाल किया तो उसका अंत नहीं, पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लेगा। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, और अभी तक कोई इस तरह का संकेत तो नहीं मिला है कि ये कितना एस्केलेट होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक उसने हमला कर दिया, उसके बाद वो बदला लेगा, फिर उसका बदला यहाँ लिया जाएगा। तो इस तरह के हालात जो बने हुए हैं, इसके बारे में सरकार को सेंसिबिलिटी दोनों तरफ की सरकारों को दिखानी चाहिए, जिसकी मुझे लगता है दोनों तरफ ही कमी लगती है। ये तो एक बेसिक बात मुझे यहाँ कहनी थी। और जनता का भी ये प्रेशर है, जनता भी ये चाहती है, जो आम प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको और ज़्यादा प्रेशर बनाना चाहिए कि जो हुआ है अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए, कोई मध्यस्थता की बात होनी चाहिए, जो इंडिपेंडेंट फेयर मध्यस्थता है उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन इस पे अब स्टॉप होना चाहिए। और किसी भी तरीके से दोनों तरफ से जो देशों की सोवरेंटी की जो एक सम्मान होता है वो किया जाना चाहिए। बस ये बात मुझे इसमें कहनी थी। नहीं, ये बात और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है सर कि जब नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर रूस गए थे और यूक्रेन गए थे, दोनों जगह ये बोल के आए कि युद्ध कोई वो नहीं है, मतलब हल नहीं है, कोई समस्या का समाधान नहीं है, और युद्ध का समय नहीं है। मतलब दोनों को ये बोल के आया कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये हम मिलकर के चलना पड़ेगा। और तो वहाँ तो आप ये राय दे रहे हो और यहाँ आप युद्ध करवाने की बात कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात जो है ना, इसको कैसे आप फेस करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये हमेशा देखा जा रहा है कि ये चुनाव के जस्ट पहले ही ये सब क्यों होता है। जैसे पुलवामा हुआ तो पार्लियामेंट के चुनाव थे, अभी ये पहलगाम हुआ तो बिहार के चुनाव हैं। तो ये एक ट्रेंड जैसा दिखता है कि भाई ये चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं होती है और फिर आप उसका वो बदला लेने की घटनाएं जैसे पहले भी की थी और अभी भी। और अभी मैंने एक वीडियो में देख रहा था, उसमें तो ये बता रहे थे कि ये जो कल गोदी मीडिया के 3-4 चैनल का बताया कि ये जो वो वीडियो डाल रहे हैं वो 2024 में ही जो है डाले जा चुके हैं, मतलब ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि ये कल के मतलब घटना के नहीं है। तो अब इस तरह की मतलब अफवाहें फैलाना या इस तरह की फेक वीडियो चलाना, ये कहाँ तक ठीक है। खैर मैं अब हेमेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर अपनी बात रखें। धन्यवाद सेठ साहब। वैसे सारी जो व्याख्या है और विश्लेषण है चौधरी साहब ने अच्छे से कर दिया है। ज़्यादा कुछ जोड़ने को इसमें नहीं है, सिवाय इसके कि जो पहलगाम में लोग मारे गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि सारा देश दे रहा है, हम लोग भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा देकर के उसका राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, मुझे लगता है वो सवाल वापस गंभीरता से उठाया जाना चाहिए।
क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार की है तो फिर जितनी विफलता उस घटना को लेकर हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी भी केंद्र को उठाना चाहिए। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए, तो अगर वहाँ ये आतंकवादी घटना हुई और सिविलियंस मारे गए तो गृह मंत्रालय की सीधी सीधी जिम्मेदारी है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो अगर हमने स्ट्राइक किया है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री का उपयोग करके हम होम मिनिस्ट्री को एक तरह से पूरी तरह बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति भी है। जहाँ तक पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में और जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उसमें स्ट्राइक्स का सवाल है, तो हमने अगर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो भारतीय सीमा के भीतर ही स्ट्राइक्स किए। तो उस एंगल से भी इस बात को देखा जाना चाहिए कि अपनी सीमा में हमारी अपने देश की ज़मीन पर अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है तो उसे रोकना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है। तीसरी जो बड़ी बात है महत्वपूर्ण वो ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन है, बहुत समय से हम ये देख रहे हैं कि वो लगभग वो सारे संगठन डिफंक्ट हो गए। किसी किस्म की कोई भूमिका उनकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ठीक करने में नहीं है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध है या और भी पुराने जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच तनाव हुए हैं उनको लेकर के। तो विश्व के पैमाने पर भी अब ये सोचना पड़ेगा कि 91 के बाद वैश्वीकरण जब से आया तब से एक ध्रुवीय विश्व बन गया। क्या वैश्विक स्तर पर एक नए मॉडल की आवश्यकता है जहां हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म बना सकें। आपने भी चिंता जाहिर की और चौधरी साहब ने भी कि जो बदला लेने की प्रक्रिया है वो तो कई बार कहा गया है कि किसी भी मतलब अगर आप कोई एक आँख फोड़ दें और आप दूसरे की भी आँख फोड़ दें तो अंत में पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। तो वायलेंस जो है वो कोई समाधान नहीं है। वो वियतनाम की लड़ाई में भी हमने देखा, अफ़गानिस्तान की लड़ाई में भी देखा, अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी ताकत को भी पीछे हटना पड़ा और अंत में किसी भी सशस्त्र संघर्ष का जो अंत होता है वो डिस्कशन टेबल पर ही होता है। भारत में और पाकिस्तान में इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है, मुझे लगता है कि दोनों देशों की जो आंतरिक आवश्यकता है उसके चलते हिंसा को एस्केलेट किया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए हम देश की सेनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कतई आवश्यक नहीं है। और जो तीसरा सवाल आपने कहा न्यायपालिका को लेकर के, उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका की जो इम्यूनिटी है उसको बनाना बेहतर और ज़रूरी तो है, क्योंकि हम हाल के सालों में देख रहे हैं कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका पर बुरी तरह हावी हो गई और न्यायपालिका के बहुत से निर्णय ऐसे हुए हैं जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं। ये बात अलग है कि अगर वहाँ कोई भ्रष्टाचार है तो उनको इम्यूनिटी से मुक्त करके उनके खिलाफ जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। साथ ही इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर जो एक डिले का प्रोसेस है, किस तरह से न्याय को हम इतना विलंबित कर देते हैं कि उस न्याय की कोई प्रासंगिकता नहीं रहती। तो पूरा एक जुडिशल रिफॉर्म की आवश्यकता है। जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर के केसेस के ट्रायल को लेकर के जितना समय लगना चाहिए, उन सारे मामलों में एक व्यापक बहस की भी ज़रूरत है। और हम संसद से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वो जुडिशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए और जो जुडिशरी है वो अपने ऑटोनमस तरीके से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस कायम रखे और लोगों के हित में फैसले हों। ज़्यादा व्यापक जो इश्यूज़ होते हैं जिनमें इस देश की जनता प्रभावित होती है, ऐसे मामलों पर जल्दी निर्णय हो, त्वरित न्याय हो और इसके साथ साथ ही पारदर्शिता और निष्पक्षता साफ फैसलों में दिखनी चाहिए। ये सब चीज़ें करने के लिए डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी जो हालत देश की दिख रही है उसमें फांसीवादी ताकतें पहले से ज़्यादा
न सिर्फ मुखर हुई हैं बल्कि उनका दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ा है। तो पूरे देश में एक मजबूत जनतांत्रिक आंदोलन की आवश्यकता है जो न सिर्फ संसद को बचाने का काम करे बल्कि जुडिशरी को भी बचाने का काम करे। इसके लिए आम नागरिकों को, खासतौर से जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो अपने आप को देश के प्रति समर्पित मानते हैं, एक फर्जी राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं बल्कि वाकई में देश और दुनिया के आम लोगों के हित में सोचने वाले लोग, उनकी बेहतर गोलबंदी और ज़्यादा एकजुटता के साथ संघर्ष करने की ताकत को बढ़ावा मिले, तभी इन सब प्रश्नों का हम कोई सार्थक हल ढूंढ पाएंगे। वरना एक जो टेलीविज़न की बहसें हैं बहुत ज़्यादा वो दूर तक जाएंगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। हमारे साथ चंद्रदेव ओला भी जुड़ गए हैं जो CPI ML के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपना पक्ष इस विषय पर रखें। धन्यवाद सर। जो परिचर्चा अभी हो रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहलगांव की घटना के बाद जिस तरीके से गोदी मीडिया इस चीज़ को किस तरीके से एक आमजन के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है और धर्म और जात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गोदी मीडिया बिल्कुल ही खबर को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जा रहा है। एक तरफ जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही है कि जो धर्म और जाति पूछी गई है, तो मुझे लगता है कि इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो 26 जो पर्यटक जो मारे गए हैं उनमें वहाँ के जो निजी लोग भी थे, वहाँ के जो लोकल साथी भी थे, वहाँ जो कुछ व्यवसाय से जुड़े साथी भी थे। तो जो 26 साथी मेरे वो हिंदू भी थे और उनमें मुस्लिम्स भी थे। तो ये कतई नहीं फैलाना चाहिए। और जो बचाव में जिस तरीके से आके वहाँ का एक नौजवान जो खड़ा होता है वो मुस्लिम था, तो ये तो कम से कम कतई जो है देश को बांटने की और लड़ाई का। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मान लीजिए अगर कि आतंकवादियों ने अगर ऐसा कुछ पूछा भी है, तो मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से देश में आज हिंदू और मुस्लिम को जो बढ़ावा दे रही है या जिस तरीके का प्रोपेगेंडा ये सरकार चला रही है, कहीं पे भी मुस्लिमों पे हमला कर देना, मॉब लिंचिंग होना, तो बाहर के आतंकियों को भी ये लग रहा है कि ठीक है इस देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, तो इसको करते हुए उन्होंने हो सकता है इसको जोड़ के और उसको धर्म से जोड़ा हो। तो इसको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें भी इस बात का सभी को खास करके दुख है कि मतलब एक पहली बार पर्यटकों पे इस तरीके का हमला हुआ है, और कहाँ हम ये जो सोचें कि इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि इतना क्या आपकी इंटेलिजेंस इतना फेल थी कि जहाँ इतना सारा पर्यटक वहाँ जा रहा है और इस तरीके की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं है, जिस तरीके से जो पर्यटक जो बता रहे हैं कि कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं थी, तो ये पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार का फेलियर है और उसको स्वीकार इस बात को करना चाहिए। और अब हमें मुझे लगता है कि ये जो युद्ध का जो खेल खेलने की जो कोशिश है वो नहीं करनी चाहिए, और जहाँ तक कोशिश हो शांतिपूर्वक इस वार्ता को निपटाना चाहिए। युद्ध कोई किसी चीज़ का हल नहीं है, बस मुझे ये कहना है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो जो आपने कहा ना कि भाई जिम्मेदारी जो है वो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ये तो बड़ा प्रश्न है ही कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी वहाँ पर। जब 2000 पर्यटक वहाँ घूमने आते हैं तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था तो होनी चाहिए बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी किसकी है? गृह विभाग की है। तो गृह विभाग को बचाने के लिए, जैसा कि चंडालिया जी ने कहा कि गृह विभाग को बचाने के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध में जो है हमारे मतलब कुछ नहीं हुआ तो भी 15 पुंछ में 15 लोग तो हमारे मारे गए ही ना, और जो नुकसान होगा वो तो होगा और हुआ ही है। लेकिन 15 लोगों की तो हमने इस युद्ध खेल के अंदर मरवा दिया। क्या मैं अब चौधरी साहब आपसे फिर मैं एक बार बात करना चाहता हूँ कि आपको वर्मा जी के उसके ऊपर मतलब जुडिशरी पे जो है आप अपने राय रखें थोड़ा। देखिए ऐसा है कि प्रोफेसर हेमेंद्र जी चंडालिया ने बहुत ही बारीकी से और बहुत विस्तार से इसके जो परिणाम है उसके बारे में बात की है। लेकिन मैं जो इसको समझता हूँ, जो जितना मेरा जुडिशरी और स्टेट के फंक्शनिंग का मेरा ज्ञान है, मुझे लगता है कि पहले से ही हमारे देश में
आम आदमी का न्याय व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था से तो पूरी तरह से मतलब एक तरीके से विश्वास हट ही गया कि लाठी जिसकी भैंस इस देश में चलती है, जिसके पास डंडा है, जिसके पास ताकत है, वो वैसे ही करता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये जनता में बात तो मतलब हो गई और जो प्रजातंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इस घटना से जो पहले से ही जुडिशरी की इज्जत पे एक बट्टा लगा हुआ था, उनके निष्पक्ष काम करने की प्रणाली पे, वो और भी अब मतलब गहरा हो गया है। तो ये जो विश्वास का संकट है न्याय प्रणाली पे, ये बहुत खतरनाक है। और ये बहुत पहले से लोगों को पता था कि केवल नीचे जुडिशरी में नहीं, जैसे हम दृष्टांत देते रहते हैं कि मजिस्ट्रेट इधर देखते रहते हैं और उधर पेशकार जो है पेशी देने के पैसा लेता रहता है, वो तो एक छोटी बड़ी घटना होगी। अब जब इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने पैसा देख लिया और इस मामले में अगर अभी भी बहुत व्यापक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए, और तो इसका मतलब ये होगा कि ये भ्रष्टाचार जो है वो न्यायपालिका में और भी व्यापक तौर पे फैल गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का पता नहीं होगा कि इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है क्या। तो अब तो मतलब कमरे भर भर के पैसा निकल रहा है, तो किसी के लिए कोई सीमा ही नहीं रही। तो ये एक बड़ी मुझे लगता है कि विश्वास का संकट है, वो बहुत बड़ा पैदा हो गया है। और जैसे इसका इलाज जो है, मुझे लगता है कि ये जैसी हालत जुडिशरी की है, ये आज की व्यवस्था और जो जैसी भी उनकी स्वतंत्रता उसके होते हैं, तो वहां से कोई होप ज्यादा लगती नहीं है। और जैसी सत्ता अभी है या जैसी सत्ताएं हमारे देश में रही हैं, उनसे भी ज्यादा बहुत होप नहीं है। इसका होप जनता ही, इसका जो हल है वो भी जनता ही निकाल सकती है। अगर इसको बड़े पैराडाइम उसमें अगर उसको देखें, तो मुझे लगता है कि देश में एक नए जन आंदोलन की जरूरत है, जो सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करते हुए जो सत्ता के केंद्रित हैं और जो अन्याय के भी केंद्रित बनते जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा व्यापक जन आंदोलन हो। और उस व्यापक जन आंदोलन को हम सब जानते हैं, वो लोग तो उठाएंगे नहीं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, और जो केवल एक तरीके से राष्ट्रवादी, नकली राष्ट्रवाद में जनता को फंसा के रखना चाहते हैं। तो भले ही थोड़े लोग हों, लेकिन इसकी शुरुआत अब कर देनी चाहिए, ये सही समय आ गया है। दूसरी, सीमित मात्रा में इस पर नियंत्रण रखने के लिए जुडिशरी की, माने एक जो बीजेपी जो आवाज उठा रही है पार्लियामेंट के जरिए उस पर नकेल डालने की, जुडिशियल कमीशन बनाने के, अपॉइंटमेंट्स पर नियंत्रण के माध्यम से, वो मुझे लगता है इलाज कतई नहीं है। जुडिशरी की स्वतंत्रता की रक्षा तो हमको करनी ही पड़ेगी, और उसका एक जो बड़ा इलाज है वो ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म जुडिशरी के अंदर से, जिसमें बार भी शामिल हो, वहां उसका एक मैकेनिज्म अगर फटाफट बनता है, जल्दी से बनता है, तो उस पर कुछ नियंत्रण हाल फिलहाल के लिए लग सकता है। अन्यथा व्यापक जुडिशियल रिफॉर्म्स की जो बात नालिया जी ने कही, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और जन आंदोलन के बिना इस खास मुद्दे पे नहीं, पूरी सोसाइटी के डेमोक्रेटाइजेशन है। हमारी सोसाइटी आवरण भले ही उसका डेमोक्रेटिक है, लेकिन अभी भी अर्ध सामंती और धन सत्ता का, धन बल का जबरदस्त उसमें उपयोग है, प्रयोग है, और उसके चलते आम आदमी को न्याय मिलने का कोई होप ही नहीं रह गई है। और इसलिए ये और भी ज्यादा जरूरी है, ये बात मुझे कहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चंडालिया सर का, चंद्रदेव होला का और आपका तीनों का ही, कि आप पधारे हमारे इस चैनल पर और इतनी अच्छी बातें हुई। और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।